So, as we were discussing about the प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर और ड्रामाज ऑफ विलियम शेक्सपियर, जिसमें हम बात बेसिकली यही कर रहे थे कि उनके ड्रामा के टाइम पीरियड को या क्रोनोलॉजी समझने के लिए बेहतर तरीका यही है कि हम उस क्रोनोलॉजी को या उनके राइटिंग करियर को, जो 24 ईयर्स का जो राइटिंग करियर है उनका, उसको चार पार्ट में डिवाइड कर ले। फेज वन, फेज टू, फेज थ्री एंड फेज फोर। जो पहले दो फेज है वो एलिजाबेथ के टाइम पीरियड पे, और थर्ड एंड फोर्थ फेज जेम्स फर्स्ट, किस तरीके से एलिजाबेथ के बाद जेम्स आया था, ये सारी स्टोरी हम लोग पढ़ चुके हैं। सो फेज वन इज फ्रॉम 1588 टू 93, फेज सेकंड 94 टू 1600, थर्ड 1601 टू 8, एंड फोर्थ इज 1608 टू 1612। तो पहले फेज में, जैसा कि हमने शायद डिस्कस किया भी था, पहले फेज में वो बेसिकली कॉमेडीज लिख रहे थे, और ऐसी कॉमेडीज जो बहुत सीरियस नहीं थी, एक्सपेरिमेंटल वर्क्स थे, रिवीजन ऑफ ओल्ड प्लेज जिसको आप कहेंगे। कॉमेडीज के अलावा जो था, जैसे हेनरी सिक्स के तीनों पार्ट, टाइटस एंड्रोनिकस शुरू में ही लिखा है उन्होंने। और इसमें इस टाइम पीरियड पे लाइली और क्रिस्टोफर मार्लो दोनों का इन्फ्लुएंस दिखता है, क्योंकि लाइली कॉमेडी के लिए जाने जाते थे। तो लव लेवर लॉस्ट, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, इसमें आपको लाइली का इन्फ्लुएंस दिखता है। कॉमेडी ऑफ एरर्स, मिड समर नाइट ड्रीम भी। और क्रिस्टोफर मार्लो का इन्फ्लुएंस जो है वो एक क्रॉनिकल ड्रामा रिचर्ड थर्ड में दिखता है। इसके अलावा एक ट्रेजेडी भी लिखी, जिसको बेसिकली सुपरफिशियल ट्रेजेडी था और ट्रेजी कॉमेडी कहा जाना चाहिए, विच इज रोमियो एंड जूलियट। उसमें कैरेक्टराइजेशन उतना अच्छा नहीं है एज कंपेयर टू शेक्सपियर लैटर प्लेज। तो इमेच्योर आर्ट, स्टिफनेस ऑफ ब्लैंक वर्स, आउटस्टैंडिंग टेक्निकल फीचर्स। जो सेकंड फेज है, विच इज फ्रॉम 1594 टू 1600, इस दौरान बहुत ज्यादा लिखा उन्होंने, वॉल्यूमिनस है एक तरीके से। और ग्रेट कॉमेडीज एंड क्रॉनिकल्स प्लेस। ट्रेजेडी इस दौरान उतनी नहीं है, 94 से 1600 के बीच ट्रेजेडीज ज्यादा नहीं है, ज्यादातर कॉमेडीज और क्रॉनिकल प्लेस। जैसे कॉमेडी में अगर आप देखें तो मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट। और जो क्रॉनिकल प्लेज है उसमें रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर, हेनरी फाइव, तो द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ये भी कॉमेडीज का। तो कॉमेडी और क्रॉनिकल प्लेज 1594 टू 1600, इस दौरान जो कॉमेडीज आपको दिखेंगी, यानी कि जो सेकेंड फेज है, उसमें थोड़ा सा इंडिपेंडेंट वर्क है, वो बहुत ज़्यादा जो जिसको आप इमिटेशन कहेंगे वो नहीं दिखेगा। क्वालिटी मैसिव, मोर प्रोफाउंड, डीप कैरेक्टराइजेशन, पेनिट्रेटिव ह्यूमर, ब्लैंक वर्स, फ्री और फ्लेक्सिबल था। फेज थर्ड, जिसको उनके कैरियर में जो गोल्डन टाइम कहा जाएगा, वो फेज थ्री ही है। इसी दौरान सबसे शानदार ट्रेजेडीज और बिटर कॉमेडीज उन्होंने लिखी। इट वॉज द पीक ऑफ हिज करियर, सुप्रीम मास्टरपीसेस। एंड he talked about the darker side of human experience, destructive passion, sins and weaknesses of men। और यही वो टाइम पीरियड है 1601 टू 1608, ये ध्यान रखिएगा। जो तीन उनकी जो ग्रेट ट्रेजेडीज है, हैमलेट, ओथेलो और मैकबेथ, ये इसी दौरान आती हैं। इसके अलावा जूलियस सीजर, ट्रॉयलस एंड क्रिसिडा, एंटनी एंड क्लियोपाट्रा, और ये टाइमन ऑफ एथेंस, कोरियोलिनस। तो ये थर्ड फेज के दौरान की है। फेज फोर जो है वो उतना वॉल्यूमिनस नहीं रहा। लेटर कॉमेडीज, ड्रामेटिक रोमांस, कुछ ऐसे वर्क्स जो लास्ट दो वर्क जो इनकम्प्लीट रह गए, उसका नाम आपको जरूर याद रखना है। तो जो फोर्थ फेज था, जो लास्ट फेज था, 1608 टू 12। 12 इसलिए, हालांकि शेक्सपियर जो है वो 1616 में मरते हैं, बट उसके पहले, मरने से पहले बहुत आखिरी 4 साल वो कुछ खास वर्क आउटपुट उनका नहीं था। तो सैम्बेलिन, द टेम्पेस्ट, द विंटर टेल, हालांकि टेम्पेस्ट इज अ गुड वर्क, विंटर्स टेल ये उनके वर्क आखिरी टाइम पे रहे हैं। दो प्लेस जो इनकम्प्लीट रह गए, पहला है पेरिकल्स जो इनकम्प्लीट रह गया, और हेनरी एट विच वाज कंप्लीटेड बाय फ्लेचर। सो दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। हेनरी एट वाज रिटन बाय शेक्सपियर इन कोलैबोरेशन विद फ्लेचर। कोलैबोरेशन नहीं कहा जाएगा, शेक्सपियर लिखने के बाद उनकी डेथ हो गई या उन्होंने उसको कंप्लीट नहीं किया, इट वाज लेटर ऑन कंप्लीटेड बाय फ्लेचर। शेक्सपियरन ड्रामा के सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, अगर इस पे बात करें तो ज्यादातर, जैसे उनके ड्रामाज में स्टैबिंग बहुत क्या क्या चीजें होती हैं, व्हाट आर द फीचर्स। सिग्निफिकेंस से पहले हम फीचर्स पे बात करेंगे कि क्या चीजें उनके ड्रामा में हमको देखने को मिलती हैं।
तो जैसे जब भी डेथ होगी उसमें स्टैबिंग का यूज उन्होंने बहुत किया है कि चाकू से मार देना, लगभग 40% डेथ वो। बाकी पॉइजनिंग, ड्रॉनिंग, लैक ऑफ स्लीप, ग्रीफ, हैंगिंग, इंडाइजेशन। तो सबसे ज्यादा स्टैबिंग एंड देन पॉइजनिंग। तो इस तरीके से डेथ जो है वो उनके प्लेस में दिखाए जाते हैं। बहुत सारा रेंज, वर्सेटाइल और फ्री फ्रॉम डॉगमेटिज्म, ऑब्जेक्टिव आउटलुक था। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी जिस तरीके से देख रही है चीज़ों को, या सोसाइटी में जो चीज़ें स्टैब्लिश्ड बिलीफ सिस्टम है उसी को वो और एस्टैब्लिश कर रहे थे, ऐसा नहीं है। विलियम शेक्सपियर का आउटलुक ऑब्जेक्टिव था थोड़ा, चीज़ों को इट वाज फ्री फ्रॉम डॉगमा और डॉगमेटिज्म। वाइटलिटी ऑफ कैरेक्टराइजेशन, अलाइव कैरेक्टर्स, मोर कंप्लीट। और मोनार्क के ह्यूमन साइड को भी दिखाया है एक तरीके से, जैसे किंग को लेकर के जो जो रिचर्ड थर्ड जैसे प्ले हैं, या हेनरी का जो पार्ट लिखा है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि मोनार्क कितना एज अ किंग वो कैसा है, ये नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग वो कैसा है, उसका इमोशनल साइड जो है वो दिखाने की भी कोशिश उनके ड्रामाज में की गई है। एक्सेलेंट कमांड ओवर लैंग्वेज, वोकेबुलरी ऑफ, ये ध्यान रखिएगा, इट माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन कि शेक्सपियर हैव वोकेबुलरी ऑफ 15,000 वर्ड्स, which was a great deal of word at that time, and it Milton's half that number. In fact, तो ये कहा जाएगा, थिंग्स वी से टुडे विच वी ओ टू शेक्सपियर, ये कुछ कोटेशंस हैं जो विलियम शेक्सपियर के जो बहुत पॉपुलर हुए। और आज के डेट में बिना ये जाने हुए भी बहुत सारे लोग इन कोटेशंस को एज अ फ्रेज यूज करते हैं। किसी भी राइटर और किसी भी ऑथर का सक्सेसफुल होना, और वो कितना सक्सेसफुल है, ये इस बात से भी कई बार मेजर किया जाता है कि उसके लिखी लाइंस को बिना उसको कई बार प्रॉपर कोट किए हुए एज अ फ्रेज यूज करने लगते हैं लोग। जैसे लव इज ब्लाइंड वाला जो है, नॉक नॉक हु इज देयर, या शेक्सपियर के और भी जो है, यहाँ पे कुछ एक चीजें हैं, सो एंड सो, फाइट फायर विथ फायर, व्हाट इज डन, हार्ट ऑफ हार्ट्स, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, अ सॉरी साइट, द वर्ल्ड इज माई ओस्टर, नेकेड ट्रुथ। तो ये भी कई बार, और इसमें से कुछ एक आप बिल्कुल देखते होंगे कि कई बार यूज किया जाता है लव इज ब्लाइंड। तो इट वाज शेक्सपियर हु फर्स्ट एस्टैब्लिश दिस डायलॉग, लव इज ब्लाइंड, वाइल्ड गूज चेज, ये पूरी तरीके से, अब तो आप ग्रामर वगैरह की किताब देखेंगे तो उसमें इसको एज अ फ्रेज की कैटेगरी में ही रखते हैं। सो दीज आर द कोट्स एंड कोटेशन, मोस्ट पॉपुलर कोट्स एंड कोटेशन बाय विलियम शेक्सपियर, जो आज के डेट में लगभग फ्रेज की तरह यूज किए जाते हैं। ब्रेक द आइस, जैसे साइलेंस तोड़ने को या कन्वर्सेशन स्टार्ट करने को ब्रेकिंग द आइस। तो ब्रेक द आइस जो है वो ये सारे डायलॉग्स, ये सारे कोटेशंस विलियम शेक्सपियर को, which we owe to him, but still it is used widely in day to day life or English conversation, a lot of people, even without quoting Shakespeare or as a phrase। तो ये चीजें होती हैं, ये आपको समझना है। नेकेड ट्रुथ, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, फेयर प्ले फाउल प्ले, ये मैकबेथ वाला जो है, तो फेयर प्ले फाउल प्ले, और भी आपने बहुत, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये आपने सुना होगा। तो ब्रेव न्यू वर्ड, हार्ट ऑफ आर्ट, व्हाट इज डन, व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन वाला जो ये है, फाइट फायर विद फायर, सो एंड सो, वाइल्ड गुड चेज मैंने कहा है, लव इज ब्लाइंड, ब्रेक द आइस। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसे चीजें पूछी जा सकती हैं कि कोटेशन विच इज ऑलमोस्ट यूजिंग एज अ फ्रेज, तो ये किसको हम मूव करते हैं, किसने स्टार्ट किया। तो ये कुछ पॉपुलर्स हैं जो आपको, पॉपुलर कोट एंड कोटेशन है विच यू शुड कीप इन माइंड। फिर फीचर्स ऑफ शेक्सपियर एंड ड्रामा, अगर आप प्रोज की बात करें तो कॉमन व्हीकल फॉर कॉमिक सीन्स, सीरियस ट्रेजेडी, स्ट्रॉन्ग एंड अनकन्वेंशनल विमेन कैरेक्टर्स, नॉट द टिपिकल वीक डिपेंडेंट विमेन ऑफ द एलिजाबेथन ड्रामा, क्वेश्चन द स्टीरियोटाइप दो नॉट ऑलवेज। एक चीज जो आपको समझना चाहिए, विलियम शेक्सपियर से पहले, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्रेजुएशन और पीजी के दौरान डॉक्टर फॉस्टस जैसे ड्रामा पढ़े हैं, तो आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी विट्स के जो ड्रामा हैं, या बिफोर शेक्सपियर जो विमेन कैरेक्टर हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती थी प्लेज में, या अगर प्ले में कोई विमेन कैरेक्टर है भी तो वो उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इट वॉज शेक्सपियर जिसने बहुत ऐसे मेमोरेबल विमेन कैरेक्टर्स क्रिएट किए, और बहुत अनकन्वेंशनल टाइप के कैरेक्टर, चाहे वो लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर हो, या हैमलेट में हैमलेट की मदर का कैरेक्टर हो, तो बहुत सारे अनकन्वेंशनल लेडी कैरेक्टर, हीरोइन का जो कॉन्सेप्ट है, या इवन नॉट ओनली इन ट्रेजेडीज, इवन इन कॉमेडीज एज वेल। तो
ये चीज ये क्रेडिट जाता है विलियम शेक्सपियर को कि इससे पहले फीमेल या विमेन कैरेक्टर्स जो है वो उतने या तो नेग्लिजिबल होते भी थे, तो इट वाज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद इशू ऑफ पैट्रियार्की, विमेन्स रोल इन मैरिज, विमेन इंटेलेक्ट एंड एबिलिटी, जैसे आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस की अगर आप स्टोरी आउटलाइन देखें, मर्चेंट ऑफ वेनिस ड्रामा, तो उसमें जो कैरेक्टर्स है, जूलियस सीजर में जो विमेन के कैरेक्टर है, तो उनको ऐसा बेवकूफ नहीं दिखाया गया, बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर एस्टेब्लिश करने की, जो इंटेलेक्ट है, जिनमें एबिलिटीज है, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस में इट इज, अगर मैं उन कहानियों पे नहीं जाना चाह रहा हूँ, तो पॉइंट इज कि उसमें जो कैरेक्टर, जो फीमेल कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो बहुत प्रोमिनेंट, बहुत स्ट्रांग इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर्स, और इस तरीके से कि वो हीरो को बचा ले जा रही हैं। और सिर्फ ट्रेजेडीज में ही नहीं, कॉमेडी में भी स्ट्रांग इंडिपेंडेंट विमेन कैरेक्टर्स विलियम शेक्सपियर ने क्रिएट किए हैं। एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट में ये भी चीजें हैं, चाहे आप ओथेलो में भी देखें या मैकबेथ में मैंने एग्जांपल दिया, हैमलेट का एग्जांपल दिया, तो ये सारे चीजें में आपको विमेन कैरेक्टर्स दिखेंगे और प्रोमिनेंट रूप से दिखेंगे। एक चीज जो सजेशन है वो ये सिंपल सा ये कि जितने भी इंपॉर्टेंट ड्रामा है विलियम शेक्सपियर के, उन सबकी समरी एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। उससे होगा ये कि कैरेक्टर्स नेम आपको पता होंगे, और एटलीस्ट 10 to 12, जो 27 मैंने डिस्कस किया पहले की जो पॉपुलर ड्रामाज हैं उनके, उन 27 में कोई भी अगर आप पॉसिबल है तो सबका समरी सुन जाइए। अदरवाइज अपने हिसाब से उसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि ये 10-15 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उतने कम इंपॉर्टेंट है। तो जो 22 और 27 का लिस्ट मैंने दिया हुआ है नोट्स में, उसमें से आप जो भी 10-15 सुन सकते हैं, जितना ज़्यादा अगर आप की समरी आप सुन पाए उतना बेहतर रहेगा एटलीस्ट, तो वो देख लीजिए या वो उसको पढ़ लीजिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो हैस्टी प्रोडक्शंस और ज़्यादातर चीज़ें अगर आपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स के दौरान, उसमें से काफ़ी कुछ सिलेबस में भी रहता है। So play designed for the stage, anxious for success, ready to sacrifice consistency of characters for theoretical effect। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा विमेन कैरेक्टर वाला जो बात है वो आपको ध्यान रखना है। केटरिंग टू द ग्राउंडलिंग्स, ये चीज मैं शुरू से लगभग कह रहा हूँ। ग्राउंडलिंग्स वो लोग होते थे, जब एलिजाबेथन थिएटर की बात करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होते थे, एक्चुअली थिएटर बीच में होता था और उसके आसपास जमीन पे कुछ लोग बैठते थे जिनको ग्राउंडलिंग्स कहते थे। उनके टिकट कंपैरेटिवली थोड़े चीपर होते थे और वो स्टेज के नज़दीक होते थे थोड़े। आमतौर पे स्टेज से जो लोग दूर रहते थे उनकी विजिबिलिटी क्लियर होती थी, तो वो कॉस्टली टिकट्स होते थे। तो ये लोग जो ग्राउंडलिंग्स होते थे, बट इनकी संख्या ज्यादा होती थी, तो शेक्सपियर केटर टू द ग्राउंडलिंग्स, जो उनकी डिमांड थी उसको फुलफिल किया उन्होंने। टुक नो ट्रबल टू बी ओरिजिनल, बोरो फ्रीली फ्रॉम ओल्डर प्लेस। तो शेक्सपियर पे ये बहुत ज्यादा ऐसा कहा जाता है उनके बारे में कि उन्होंने बहुत सारी जगहों से इमिटेट किया है, कॉपी किया है, तो ऐसा नहीं, उन्होंने कोई इस चीज को लेकर के रिस्क नहीं लिया कि वो ओरिजिनल ही बने रहे। बहुत मतलब इटालियन प्लेज से कई बार कुछ आपको रोमन इन्फ्लुएंस भी दिखेंगे, ग्रीक के प्लेज से भी, और इनफैक्ट यूनिवर्सिटी विट्स का इन्फ्लुएंस तो दिखता ही है। ही ऑड लेस देन यूजुअल टू हिज सोर्सेज, ही ट्रांसलेटेड व्हाट ही फाउंड इनटू एंटायरली न्यू सब्सटेंस। हडसन और पैट रॉजर्स का ये कमेंट है। तो बहुत क्लियरली कई बार डायरेक्ट टोटल सीन ही आपको कॉपी किया हुआ दिख जाता है, तो उसको वो ट्रांसलेट करके यूज कर लेते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो शेक्सपियर हैज डन दिस रेगुलरली, ब्रेक थिएटर इल्यूजन, और उनकी मोस्ट फेमस लाइन, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड वी ऑल आर मियर एक्टर्स, तो पूरी दुनिया ही स्टेज है और हम लोग एक्टिंग। तो ये भी क्रेडिट जो है वो विलियम शेक्सपियर को जाता ही है। सो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट दैट एवर एग्जिस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये सारे इंफॉर्मेशन शेक्सपियर पे काफ़ी हैं। अब हम लोग जिस चीज़ पे डिस्कस करेंगे वो है एलिजाबेथन थिएटर। शेक्सपियर भी इसी टाइम पे थे, 1562 टू 1642, ये लगभग 80 ईयर्स का ये जो टाइम पीरियड है। ड्यूरिंग शेक्सपियर एंड इवन आफ्टर शेक्सपियर, एलिजाबेथन एज में जो थिएटर हाउसेज एग्जिस्ट कर रहे थे उसमें क्या चल रहा था, और किस तरीके से ये एपिटोम ऑफ एंटरटेनमेंट थे उस समय। अदर सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट हुआ नहीं करते थे चर्च से बाहर निकलने के बाद। जो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा है कि मिस्ट्री, मिरेकल, मोरालिटी, इंटरल्यूड्स, और तब जब एलिजाबेथन थिएटर किस तरीके से एलिजाबेथन एज का फोकल पॉइंट है, और ये 80 साल में 1562 टू 1642 क्या चीज़ें चल रही थी हमें समझना है। तो आमतौर पे थिएटर में कॉमेडीज, हिस्ट्री और ट्रेजेडीज, यही तीन कैटेगराइजेशन है।
प्ले गोइंग वॉज inexpensive, loved by Queen Elizabeth and the Privy Council, hated by the London government and the Puritans। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था कि चर्च में चर्च का कंट्रोल रहता था, प्लेस जो भी परफॉर्म होते थे। फिर इंडिपेंडेंट कंपनियां आ गई, प्रोफेशनलिज्म थोड़ा बहुत बढ़ा, थिएटर हाउसेज एस्टेब्लिश हुए शहर के बाहर, लोग जाने लगे वहां पे। और कई बार कुछ ऐसी कंपनी थी जो प्राइवेटली भी परफॉर्म किया जाता था। तो क्वीन एलिजाबेथ इन चीज़ों को पसंद करती थी। हालांकि जो लोग खासतौर पे जो प्यूरिटन्स थे वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे, और लंदन गवर्नमेंट भी जो थी वो भी इस चीज़ को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इसी दौरान जो पार्लियामेंट और क्वीन है, जो क्राउन है, तो पार्लियामेंट और क्राउन के बीच एक बहुत लंबा टसल भी चलेगा। तो वो चीज़ें भी हम समझेंगे। तो हेटेड बाय लंदन गवर्नमेंट एंड द प्यूरिटन्स। तो थिएटर में और क्या चीजें चल रही थी, किस तरीके के थिएटर हुआ करते थे, कुछ चीजें आपको देखनी चाहिए। इफ नॉट, ये मैं आपको दिखा ही देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। तो अगर आप ये जैसे देख पा रहे हैं, ये आमतौर पे एलिजाबेथन एज के जो थिएटर हाउसेज हैं, जैसे अगर आप ये देखें तो इफ यू कैन सी इट, जो स्टेज होता था वो मिडिल ऑफ, सॉरी, पिक्चर अगर, जैसे ये कुछ फोटोग्राफ्स अगर आप देख पा रहे हैं, तो स्टेज जो है वो सेंटर में होता था। जैसे आप ये फोटोग्राफ देखें तो स्टेज सेंटर में और चारों तरफ लोग होते थे, और ये जो स्टेज के नज़दीक वाले लोग हैं इनको हम ग्राउंडलिंग्स कहते थे। तो ये ग्राउंडलिंग्स होते थे, और इस तरीके का थिएटर इस तरीके से लोग परफॉर्म करते थे। चारों तरफ अलग अलग ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये इसमें लोग जो होते थे, तो थिएटर हाउसेज इसी तरीके के बने होते थे। इसके अलावा आप ये देख सकते हो, ये चीज़ काफ़ी अच्छा दिखाया गया है इसमें। ये अपर गैलरी हो गया, मिडिल गैलरी हो गया, तो ये गैलरी बने होते थे। ये यार्ड हो गए, ये स्टेज आपका ठीक सेंटर में, ट्रैपडोर ऑफ स्टेज, स्टेज के ठीक पास जो लोग बैठते थे उनको ग्राउंड लिंक्स, बैक स्टेज एरिया, ड्रेसिंग रूम, इस तरीके से स्पेक्टेटर, और ये जो कर्टेन आपको दिख रहा है, तो इस तरीके की ही बनावट आमतौर पे होती थी। सेंटर स्टेज होता था। तो ये पता होना चाहिए। गैलरी अबव द स्टेज समटाइम्स यूज्ड बाय म्यूजिशियन और स्पेक्टेटर्स। हाँ, ये ठीक ऊपर जो है, कई बार यहाँ जो ये म्यूजिशियंस बैठते थे, या कई बार उसको जो हम कहते हैं ना, जो लोग रिपीट करते हैं कुछ म्यूजिकल डायलॉग्स, तो वो भी यहाँ, और इस तरफ ड्रेसिंग रूम वगैरह हुआ करता था। तो ये हो गया, ये आपको इमेज है एलिजाबेथन थिएटर का। जैकोबियन थिएटर थोड़ा सा ही अलग था। तो ये इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कुछ फोटोग्राफ्स आप खुद से भी गूगल करके आप देखिए। आप आजकल तो एआई जनरेटेड भी बहुत सारी इमेजेस होती हैं। तो ये चीज़ है। ओके। तो स्क्रीन नहीं दिख रहा? वेट अ मिनट। ओके, नो वरीज। क्या, ठीक है, आप एक बार गूगल करके वो जो इमेजेस हैं वो देखिएगा, शायद स्क्रीन शेयर अभी, ये स्क्रीन पे नोट्स दिख रहे हैं। इज माई स्क्रीन क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, आप लोग खुद से भी एक बार गूगल करके जो है वो देखिएगा। वो इमेजेस आपको विकिपीडिया पे या बाकी गूगल इमेज सर्च पे काफ़ी अच्छे से मिल जाएंगे। तो वो देख लीजिएगा, थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाती है कि किस तरीके के थिएटर हाउसेस जो है वो हुआ करते थे। तो वेन्यूज की अगर हम बात करें, तो ट्रांजिशन फ्रॉम द स्ट्रीट टू अ बिल्डिंग फॉर ऑलमोस्ट एनीवेयर टू फिक्स थिएटर, टेम्पररी एक्टिंग स्पेसेस भी क्रिएट करते थे लोग। मिस्ट्री एंड मोरालिटी प्ले चर्च में जहां था, टाउन स्क्वायर और मूविंग वैगन्स में हुआ करता था। इंटरल्यूड्स, कोर्ट, मैनर हाउसेस, देखो ये इंफॉर्मेशन भले अभी आपको लग रहा होगा कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
बट डिट दिस माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन कि मिस्ट्री और मोरालिटी प्ले का प्लेस कहाँ था, कहाँ परफॉर्म होता था, तो वो चर्च में या टाउन स्क्वायर्स पे, चौक चौराहों पे, या मूविंग वैगन्स में उनके अपने जो थिएटर कंपनीज होते थे, तो वो उस तरीके से। इंटरल्यूड्स कहाँ परफॉर्म होता था, कोर्ट्स में, मैनर हाउसेज में, तो जो बहुत रॉयल फैमिलियाँ थी वो वहाँ बुला करके छोटे छोटे प्लेस। लेकिन एलिजाबेथन थिएटर जब आया तो वो फिक्स थिएटर थे, लंदन और आउटसाइड द सिटी हुआ करते थे, ओपन टू द स्काई और इनक्लोज्ड भी कई बार, और कई बार एम्फी थिएटर टाइप ओपन एयर थिएटर, एक तरीके से ऊपर से कुछ कवरिंग नहीं रहती थी। तीन तरह के थिएटर हुआ करते थे बेसिकली। इन यार्ड्स, इन यार्ड्स का मतलब है कि पूरी तरीके से क्लोज रहेगा और वहां लोग होते थे, तो जैसे रेड बुल, क्रॉस कीज, बेल सैवेज, रेड लायन, ये सब इन यार्ड्स थे। ओपन एयर एम्पी थिएटर भी होता था जो ऊपर से एक तरीके से खुला रहेगा, एक तरीके से क्या खुला ही रहता था। जैसे जो थिएटर है, ग्लोब है और जो स्वैन है, वो एम्पी थिएटर थे, वो साउंड का इम्पैक्ट भी क्रिएट होता था उससे। और फिर कुछ प्ले हाउसेस हुआ करते थे, जैसे ब्लैक फायर, वाइट फायर, ग्रेन्स थिएटर, सेंट पॉल्स। तो इन नाम को भी अगर आप सर्च करके देखेंगे कि रेड बुल का इमेज आप देखना चाहें, द ग्लोब का इमेज देखना चाहें, स्वैन का इमेज देखना चाहें, या अलग प्ले जो ब्लैक फायर है, जो प्ले हाउसेस है, इनके इमेजेस सर्च करके देखिएगा, थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी, आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे। नाउ द थिएटर, द फर्स्ट थिएटर बिल्डिंग 1576 में जो आया था उसका नाम ही था थिएटर, बाय द अर्ल ऑफ लोकेस्टो, प्लेयर्स लेड बाय जेम्स बर्बेज। तो ये पहला थिएटर जो था उसका नाम ही था द थिएटर, पहली थिएटर बिल्डिंग थी। लेटर पुल डाउन एंड रिबिल्ट एज ग्लोब, इसी को एक गिरा दिया गया और बाद में फिर यही जो बना वो ग्लोब नाम से बना, जिसको आगे चल कर के साथ शेक्सपियर भी ओन करते थे। तो यही वो थिएटर है। थिएटर इज द सेम बिल्डिंग विच वाज लेटर नोन एज द ग्लोब इन 1599। 1576 में ये बना था। ये सब इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। तो एलिजाबेथन थिएटर में ये चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, एक चीज और, जो परफॉर्मेंसेस होते थे, मतलब ग्राउंडलिंग्स की बात मैंने की ही कि ये पुअर ऑडियंस थे, आमतौर पे जो स्टेज के सामने वाला हिस्सा होता था वहीं वो बैठते थे। क्लियर चीयर्ड द हीरो, बूट द बैड गाइज, कुड गेट रेस्टलेस, इंक्लूजन ऑफ बॉडी कॉमेडी, शॉर्ट फाइट्स। जब भी परफॉर्मेंसेस होते थे तो उसके एडवर्टीजमेंट पूरे शहर भर में, जैसे अब तो शायद सारी चीज़ें, मान लो कि जैसे फिल्म है तो उसको एडवर्टाइज करना हो, तो अब तो सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं और ज़्यादातर कुछ अलग अलग तरीके से प्रमोशन के तरीके हैं। तो जब थिएटर में कोई प्ले परफॉर्म हो रहा होता था तो उसका प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से होता था, तो दे रेज्ड अ फ्लैग। और जो फ्लैग है वो ध्यान रखिएगा, वो फ्लैग चूंकि नदी के उस तरफ ज़्यादातर थिएटर हाउसेस थे, तो शहर के लोगों को वो फ्लैग दिखे और फ्लैग से ये पता चल जाता था कि वहाँ कॉमेडी परफॉर्म हो रहा है, हिस्ट्री प्ले है, या ट्रेजेडी परफॉर्म हो रहा है। अगर वाइट फ्लैग है तो कॉमेडी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रेड फ्लैग है तो हिस्ट्री है, एंड ब्लैक फ्लैग है तो ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी वैसे भी डार्क के सेंस में है, तो ब्लैक से याद रखिएगा, रेड फ्लैग इज हिस्ट्री, वाइट फ्लैग इज कॉमेडी। तो इस तरीके के फ्लैग जो है वो लगा दिए जाते थे और लोगों को पता चलता था कि वहाँ क्या चल रहा है। और भी शहर में एडवर्टाइजमेंट के अलग अलग तरीके, प्ले सिर्फ डे टाइम में ही परफॉर्म होता था। नो लाइट्स, स्टेज कर्टेन, वेरी फ्यू प्रॉप्स, नो सीन चेंजेस। तो शुरुआत में जो चीज़ें हो रही थी, ऐसा नहीं, कर्टेन्स भी नहीं हुआ करते थे, हालांकि कर्टेन नाम का एक आया तो वो जो कर्टेन आया था तो उसमें तो सीन चेंजेस भी इस तरीके से नहीं होता था कि पर्दा गिर गया और फिर लोग चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं। स्टेज होता था, वो चीजें सामने ही, ऑडियंस के सामने ही हुआ करती थी। कोई लाइटनिंग स्पेशल इफेक्ट जैसे आजकल थिएटर हाउसेस में होता है वैसा कुछ भी नहीं था। और सिर्फ डे टाइम में ही कर्टेन हुआ करते थे, सॉरी, नो लाइट्स, स्टेज कर्टेन्स, सीन चेंज नहीं। रिच कॉस्ट्यूम्स, सबसे एक्सपेंसिव आइटम्स कॉस्ट्यूम्स ही हुआ करता था, तो जो एक्टर्स पहना करते थे। ओन्ड बाय द कंपनीज, अटायरिंग हाउसेस और द टायरिंग हाउसेस उसको कहते थे। अटायर इज बेसिकली ड्रेस। प्लेटफॉर्म स्टेज, थर्स्ट स्टेज, क्लोजर इंटीमेसी बिटवीन एक्टर्स एंड ऑडियंस, तो काफी नजदीक हुआ करते थे। ग्राउंड लिंक्स वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ही। तो ये चीजें एलिजाबेथन थिएटर के बारे में जाननी ही चाहिए। तो तीन तरीके के थिएटर थे। परफॉर्मेंसेस जो हैं वो एडवर्टाइज करने के लिए कौन से तरीकों का यूज किया जाता था ये भी हमने समझा।
मेड सेंस ऑफ सीन्स विच हैड सोलिलॉकी, ओपन रूफ, कई बार एक्टर्स हैड टू डील विथ मेनी डिस्ट्रैक्शन, वेदर, नॉइज, unruly crowd, everything. No women on stage against the law. फीमेल रोल्स प्लेड बाय एडोलेसेंट बॉयज, ये चीज भी जब हम ये कहते हैं, इस एक कारण ये भी रहा होगा, जैसे बहुत सारे लोग या बहुत सारे हिस्टोरियंस इस एंगल से, रिसर्च स्कॉलर्स इस एंगल से देखते हैं कि विलियम शेक्सपियर के पहले जो राइटर्स थे उन्होंने फीमेल को या वुमेन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दी। पर एक कारण यह भी था कि लॉ ही बना हुआ था कि फीमेल एज एक्ट नहीं कर सकती, वो एज ए एक्टर आप उनसे परफॉर्म नहीं करा सकते हैं। तो इस कारण से भी उतने प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स नहीं डेवलप किए गए होंगे, ये भी माना जा सकता है। बट विलियम शेक्सपियर ने जब लिखना शुरू किया, या जब प्रोमिनेंट फीमेल कैरेक्टर्स जो भी हुई, तो उसमें जो एडोलेसेंट बॉयज थे, टीनेजर्स लड़के हुआ करते थे, वही परफॉर्म कर दिया करते थे लड़कियों के रोल। जैसे आजकल भी जो रूरल एरियाज है, जो गांव है, वहाँ रामलीला वगैरह होती हैं, तो जो महिलाओं के कैरेक्टर हैं वो कई बार लड़कियां ना प्ले करके जो टीनेज लड़के हैं वही प्ले कर दिया करते हैं। सो इवन स्टेज पे तो महिलाएं नहीं थी, ऑडियंस में भी नहीं थी। और कई बार जो फीमेल वहां जाती थी तो वो इस तरीके से जैसे कि वो कोई मेल हो। So even the few women who attended the play come masked and not to be recognized. Little or no kissing or scenes of physical intimacy. Love scenes were all verbal. ये चीज भी आपको समझना है। कोई भी ऐसा इंटीमेट अगर सीन स्टेज पे दिखाना हो तो स्टेज पे नहीं दिखाते थे उसको, नरेट कर दिया जाता था, वर्बली नरेट कर दिया जाता था कि ये चीजें चल रही हैं। तो स्टेज पे इंटीमेसी, किसिंग सीन्स, फिजिकल इंटीमेसी ये नहीं दिखाया जाता था। कुछ और पेकुलियर फीचर्स जो है वो, एक्टर्स वेयर स्टेक होल्डर्स। द बॉक्स ऑफिस का जो कॉन्सेप्ट है, जो आज तक मतलब फिल्मों में भी चलता आ रहा है, बॉक्स ऑफिस बेसिकली ये कि कितने टिकट्स बिक रहे हैं, कितना प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है। तो एक बॉक्स होता था बेसिकली, जिसमें वो ड्रॉप किया जाता था, ड्रॉप अ पेनी इन द बॉक्स इन फ्रंट ऑफ द थिएटर। तो वो उसी में पैसे डालिए और थिएटर हाउसेस में आप घुसते चलिए, उसी को वो बॉक्स ऑफिस इस तरीके से। इसीलिए आज भी जब बॉलीवुड या कुछ भी जो बॉक्स ऑफिस जो कलेक्शन की बात होती है, वो वही ये टर्म वहीं से आया है। सो द हाउस कीपर ओनर्स हु वुड शेयर द प्रॉफिट, ये भी लोग होते थे। फिर उसके जो कंपनीज और जो थिएटर कंपनीज हैं उनका प्रॉफिट, और जिनका वो हाउस है, जो हाउस ओनर्स हैं, उनका भी प्रॉफिट में शेयर होता था। मतलब जिन्होंने थिएटर वो बनाया है, वो जो बिल्डिंग जिनकी है। सो ग्रोथ ऑफ एन एक्टिंग कल्चर, एलिजाबेथन इंग्लैंड, बर्थ ऑफ एक्टिंग प्रोफेशन, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक्टिंग वॉज प्रोफेशनलाइज ड्यूरिंग द एलिजाबेथन इंग्लैंड। अर्लियर एमेचर्स एक्टर होते थे, मेन फ्रॉम क्राफ्ट गिल्ड्स। एंड ऑफ 16th century पेट्रन्स मिलने लगे, एक्टर्स अंडर पावरफुल एंड वेल्दी patronage. Emergence of theatre companies, protection against theatre of Puritan intervention, censorship, closure due to plague, but for the stability and professionalism only for the actors, not for the playwright. Even successful dramatists often remained financially insecure. तो शेक्सपियर इस मामले में काफी लकी रहे कि उन्होंने बहुत पैसे बनाए। कई बार मतलब इट वॉज नॉट ईजी इवन इन द एलिजाबेथन इंग्लैंड टू मेक मनी फ्रॉम थिएटर। और कई बार बहुत सक्सेसफुल ड्रामेटिस्ट भी उतने पैसे नहीं बना पाते थे, जो लोग एक्टर्स भी हुआ करते थे। प्रोफेशनलिज्म आया धीरे धीरे, पर वो बहुत पैसे नहीं थे, पेट्रन्स के भरोसे चीज़ें चलती थी, फाइनेंसेस हुआ करते थे। आमतौर पे जो वेल्दी रॉयल फैमिली के कुछ लोग थे जिनको ये चीज़ें पसंद आती थी, तो वो स्पॉन्सर कर दिया करते थे। पेट्रन्स आर बेसिकली स्पॉन्सर्स। So Shakespeare is an exception to the rule. That is why here it is written, because he made a lot of money and all that thing. तो आई होप ये चीज़ें आपको जो है वो समझ में आई होंगी। जस्ट वेट अ मिनट। तो आज इतना ही रहने देंगे हम लोग।